Good afternoon, everyone. The class has started a little late because of some unavoidable reasons. By the way, तो डे 13 आज हम शुरू कर रहे हैं, which is about web analytics. Probably आप मुझे सुन पा रहे होंगे. Web analytics में हम एनालिसिस करेंगे वेबसाइट्स की, वेब पेजेस की और किसी भी वेब कंटेंट की. तो अगर मैं थोड़ा पीछे जाके देखूं तो हमने फेसबुक एनालिसिस की, हमने यूट्यूब एनालिसिस की, हमने दोनों एनालिटिक्स देखे. फेसबुक इनसाइट्स देखे जिसमें फेसबुक पेज और उसके पोस्ट की एनालिसिस नज़र आ रही थी. हमने यूट्यूब एनालिटिक्स देखा जिसमें यूट्यूब के चैनल्स और यूट्यूब के वीडियोस की एनालिसिस की गई. और अब हम बात कर रहे हैं वेब एनालिटिक्स की, जिसमें हम वेबसाइट्स या वेब पेजेस के परफॉर्मेंस की एनालिसिस करते हैं. तो वेब एनालिटिक्स है क्या, वहां से शुरुआत करते हैं. So web analytics is the measurement and analysis of data to inform an understanding of user behavior across web pages. वेब एनालिटिक्स वो मेजरमेंट और एनालिसिस है डेटा की जिसमें हम यूज़र के बिहेवियर को अक्रॉस वेब पेजेस समझते हैं कि यूज़र का बिहेवियर पेज बाय पेज कैसे डिफर कर रहा है, कैसे चल रहा है. तो अगर मेरी वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट में 10 पेजेस हैं, तो मैं पेज बाय पेज चेक कर सकता हूँ कि कौन से पेज पे ज़्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, कौन से पेज पे कम विजिटर्स आ रहे हैं. और इससे मुझे ये इंसाइट्स मिल जाते हैं कि जिस पेज पे कम विजिटर्स आ रहे हैं उस पेज को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. या तो उसका डिज़ाइन इम्प्रूव किया जाए, या तो उसका कंटेंट इम्प्रूव किया जाए, या फिर उसमें कुछ तो ऐसा किया जाए कि विजिटर्स उस पर भी आएँ. सिमिलरली, मेरा कोई पेज है जिस पे विजिटर्स आते हैं तो देर तक रुकते हैं, और कोई ऐसा पेज है जिस पे विजिटर आते तो हैं लेकिन आते ही दूसरे पेज पे चले जाते हैं. तो उस पेज में ऐसा क्या है कि उस पे ज़्यादा देर विजिटर रुकता नहीं है. तो हम उस पेज को और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं. तो इस तरीके से हमें बड़े सारे इम्प्रूवमेंट के आइडियाज़ मिलते हैं जब हम वेब एनालिटिक्स को डिप्लॉय करते हैं अपने किसी वेब कंटेंट के लिए. एनालिटिक्स परफॉर्म्स measure activity and behavior on a website. तो एक्टिविटी और बिहेवियर किसी वेबसाइट का वो एनालिटिक्स के जरिए चेक होता है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी यूजर्स विजिट, कितने यूजर्स विजिट कर रहे हैं. हाउ लॉन्ग दे स्टे, कितनी देर वो रुक रहे हैं. हाउ मेनी पेजेस दे विजिट, अगर वो एक बार मेरी वेबसाइट में आ रहे हैं तो कितने पेजेस विजिट कर रहे हैं. विच पेजेस दे विजिट, कौन कौन से पेज वो विजिट कर रहे हैं. वेदर दे अराइव बाय फॉलोइंग अ लिंक और नॉट, तो अगर वो हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं तो कोई लिंक फॉलो करके आ रहे हैं, किसी लिंक पे क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, या मेरी वेबसाइट का यूआरएल टाइप करके मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं. सो दीज आर द थिंग्स दैट वी गेट टू नो व्हेन वी यूज वेब एनालिटिक्स. सो डिड यू गेट एग्जैक्टली व्हाट इज वेब एनालिटिक्स, आपको समझ में आया. So web analytics data. Let's now talk about what is web analytics data. वेब एनालिटिक्स जो डेटा हमें दिखाता है वो डेटा दरअसल क्या है. वो डेटा है 3 हिस्सों में बटा हुआ. वन इज ऑडियंस डेटा, सेकंड इज ऑडियंस बिहेवियर, एंड थर्ड इज कैंपेन डेटा. तो एक एक करके इन तीनों के बारे में बात कर लेते हैं. ऑडियंस डेटा क्या है, ऑडियंस बिहेवियर क्या है,
और कैंपेन डेटा क्या है? ऑडियंस डेटा है नंबर ऑफ विजिट्स, नंबर ऑफ यूनिक विजिटर्स, न्यू वर्सेस रिटर्निंग विजिटर रेशियो, what country they are from, and what browser or device they are on. तो कितने विजिट्स हुए हैं, कितने बार यूनिक विजिट्स हुए हैं यानी कितनी बार नए विजिटर्स आए हैं, न्यू वर्सेस रिटर्निंग विजिटर रेशियो कितनी बार नए आए वर्सेस कितनी बार पुराने लोग आए, व्हाट कंट्री दे आर फ्रॉम, विजिटर्स किस किस देश से विजिट कर रहे हैं, व्हाट ब्राउजर और डिवाइस दे आर ऑन, तो कौन सा ब्राउजर यूज कर रहे हैं, गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं, मोजिला फायरफॉक्स यूज कर रहे हैं या इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज कर रहे हैं। सिमिलरली वो कौन सी डिवाइस यूज कर रहे हैं, वो डेस्कटॉप मशीन यूज कर रहे हैं या लैपटॉप, लैपटॉप डेस्कटॉप तो एक साथ ही आता है, बट क्या वो किसी कंप्यूटर से एक्सेस कर रहे हैं वेबसाइट को या वो मोबाइल से एक्सेस कर रहे हैं। तो इससे भी हमें ये इंसाइट्स मिल जाते हैं कि हमारे मोबाइल विजिटर ज़्यादा हैं या हमारे लैपटॉप या डेस्कटॉप विजिटर ज़्यादा हैं। तो ये सारा जो डेटा है, दिस इज ऑडियंस डेटा। एंड नाउ विल टॉक अबाउट ऑडियंस बिहेवियर। ऑडियंस बिहेवियर उनका बिहेवियरल पार्ट है, ऑडियंस कैसे बिहेव कर रही है। द फर्स्ट थिंग इज कॉमन लैंडिंग पेजेस, सेकेंड इज कॉमन एग्जिट पेज, थर्ड इज फ्रीक्वेंटली विजिटेड पेजेस, फोर्थ इज लेंथ ऑफ टाइम स्पेंट पर विजिट, एंड फिफ्थ इज नंबर ऑफ पेजेस पर विजिट। तो कॉमन लैंडिंग पेजेस का मतलब है कि वो कौन सा पेज है जिस पे ज्यादातर लोग लैंड कर रहे हैं। दूसरी चीज है कॉमन एग्जिट पेज, वो कौन सा पेज है जिस पे जाने के बाद ज्यादातर लोग वेबसाइट छोड़ के चले जाते हैं। यानी वो कौन सा पेज है मेरी वेबसाइट का जो जब खुलता है या जिस पे जब लोग पहुंचते हैं तो फिर वो वेबसाइट छोड़ के ही चले जाते हैं। यानी वेबसाइट छोड़ के जाने के ठीक पहले उन्होंने कौन सा पेज विजिट किया होता है। तो अब आप बात समझ पा रहे होंगे, वो हमारा एग्जिट पेज कहलाता है। तो कॉमन एग्जिट पेज कौन है? ऐसा बिलीव किया जा सकता है कि जो कॉमन एग्जिट पेज है उसको थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी को वेबसाइट छोड़ के जाना है तो वो किसी भी पेज से छोड़ के जा सकता है, एक पर्टिकुलर पेज को ही छोड़ करके ज़्यादातर लोग वेबसाइट से क्यों जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उस पेज में कुछ गड़बड़ है। So common landing pages, common exit pages, frequently visited pages, length of time spent per visit, हर बार जब कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पे आता है तो वो कितनी देर रुकता है, एंड नंबर ऑफ पेजेस पर विजिट, हर बार जब कोई विजिटर मेरी वेबसाइट पे आता है तो एटलीस्ट एक बार जब वो आता है तो कितने पेजेस विजिट करता है। दिस इज ऑडियंस बिहेवियर। एंड नाउ विल टॉक अबाउट कैंपेन डेटा। तो कैंपेन डेटा ये बताता है कि हमारी वेबसाइट पे विजिटर जो आ रहे हैं वो कौन सी कैंपेन से आ रहे हैं, विच कैंपेन्स ड्रोव द मोस्ट ट्रैफिक, विच वेबसाइट्स रेफर्ड द मोस्ट ट्रैफिक, which keyword searches resulted in a visit, and campaign medium breakdown such as email versus social media। तो ईमेल मार्केटिंग के जरिए कितने लोग आए, सोशल मीडिया मार्केटिंग के जरिए कितने लोग आए, ये सब कुछ ब्रेकडाउन करके देखा जा सकता है। तो ये था गूगल एनालिटिक्स का परिचय, और गूगल एनालिटिक्स हमें क्या क्या डेटा देता है। ऑडियंस डेटा, ऑडियंस बिहेवियर एंड कैंपेन डेटा, ये तीन तरीकों का डेटा है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू सेटअप गूगल एनालिटिक्स फॉर आवर वेबसाइट। अगर गूगल एनालिटिक्स को सेटअप करना है तो ये करेंगे कैसे। सो द मोस्ट पॉपुलर वेब एनालिटिक्स टूल इज गूगल एनालिटिक्स। सबसे पॉपुलर वेब एनालिटिक्स टूल क्या है? गूगल एनालिटिक्स है। The tool allows you to track websites, blogs, and social networks.
ये टूल आपको सिर्फ वेबसाइट्स की ट्रैकिंग नहीं बल्कि ब्लॉग्स और सोशल नेटवर्क्स की ट्रैकिंग भी देता है. इट ऑफर्स grouped information of the traffic that arrives at the website according to the audience, the acquisition, the behavior, and the conversions carried out on the website. तो डिफरेंट इंफॉर्मेशन ग्रुप करके आपको दिखाई जाती है अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू एक्विजिशन. एक्विजिशन का मतलब होता है कि अगर कोई यूजर, कोई विजिटर आपकी वेबसाइट पे पहले आ चुका है तो क्या वो दोबारा आया, क्या वो बार बार आता है. अगर वो बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो ये एक इंडिकेटिव है कि आपकी वेबसाइट अच्छा काम कर रही है, आपकी वेबसाइट का कंटेंट अच्छा है. आफ्टर ऑल वो बार बार क्यों आ रहा है, क्योंकि शायद उसे पसंद आई होगी आपकी वेबसाइट या उसका कंटेंट. तो ये चीज़ कहलाती है यूज़र एक्विजिशन. आपने एक्वायर कर लिए कुछ यूजर्स जो बार बार आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं. तो ये सारी जानकारी गूगल एनालिटिक्स आपको ऑफर करता है कि ऑडियंस कौन है, एक्विजिशन क्या है, बिहेवियर क्या है, कन्वर्जन क्या है, वगैरह वगैरह. तो नंबर ऑफ विजिट्स, देयर ड्यूरेशन, सोर्सेज ऑफ ट्रैफिक, विजिटेड पेजेस, ये चार महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो हमें नज़र आती हैं. अब अगर देखें कि ये सेटअप कैसे होता है तो इसका प्रोसेस मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, ताकि उसके बाद आप ये सारे ग्राफ्स देख पाएंगे और समझ पाएंगे. सो लेट्स नाउ set up Google Analytics for our website. So here I am. Here I open up analytics.google.com. Analytics.google.com मैंने यहाँ खोली है और ये मुझे सीधे ले आया डैशबोर्ड में जहाँ काफ़ी सारे ग्राफ्स हैं लेकिन कुछ डाटा नज़र नहीं आ रहा. तो आई थिंक ये किसी ऐसी ईमेल आईडी से सेट किया हुआ अकाउंट है जो कभी किसी डेमो के लिए किया गया होगा. आई एम लॉगिंग आउट and then I'll sign in again. सो गूगल एनालिटिक्स का ये होम पेज है जहाँ पे आप सेटअप करना शुरू करते हैं. लेट मी क्लैरिफाई वन थिंग दैट ये जो आप पेज देख रहे हैं ये गूगल एनालिटिक्स का बिल्कुल पहला पेज है. द पेज दैट यू अराइव अपॉन whenever you arrive on Google Analytics for the first time. Google Analytics पे जब आप पहली बार आते हैं तो यही पेज आपके सामने खुलता है. अब यहाँ पे स्टार्ट मेजरिंग की एक बटन है. ऑब्वियसली आपको लॉगिन करना पड़ेगा तो आप लॉगिन कर लें एंड देन क्लिक ऑन स्टार्ट मेजरिंग and see the steps. The first thing they are asking about is an account name. आपको एक अकाउंट नेम देना होगा. ये आपके बैंक अकाउंट का कोई डिटेल नहीं है, जस्ट नेम टू योर एनालिटिक्स अकाउंट. आपके इसी नाम के अंदर आपकी सारी एनालिटिक्स दिखाई जाएगी. तो मैं इसका नाम दे देता हूँ माई ब्लॉग. एंड देन they ask uh, the data sharing options give you more control over sharing your Google Analytics data. तो आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा गूगल एनालिटिक्स कलेक्ट करेगा, क्या वो सारा डाटा गूगल एनालिटिक्स यूज कर सकता है फॉर गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, फॉर बेंचमार्किंग, फॉर टेक्निकल सपोर्ट एंड फॉर अकाउंट स्पेशलिस्ट्स.
तो ये उन्होंने पहले से सेट किया हुआ है कि बेंचमार्किंग, टेक्निकल सपोर्ट और अकाउंट स्पेशलिस्ट के लिए वो तो यूज़ करेंगे। गूगल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के लिए आपसे पूछ रहे हैं। तो आप चाहो तो इसे भी इनेबल कर दो, या आप चाहो तो चारों ही डिसेबल कर दो। इट्स टोटली योर कॉल। सो ये बस ये कहना चाहते हैं कि आप इन चारों चीज़ों के लिए अपना एनालिटिकल डेटा गूगल को यूज़ करने की परमिशन दोगे या नहीं दोगे। तो चलो ठीक है, मैं दे रहा हूँ और आगे बढ़ते हैं। अब ये मुझसे एक गूगल एनालिटिक्स 4 प्रॉपर्टी क्रिएट करने को कह रहे हैं। गूगल एनालिटिक्स 4 इनफैक्ट इनका वर्जन 4 है, जो दिखाता है कि इन्होंने गूगल एनालिटिक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट कर लिए हैं। सो प्रॉपर्टी नेम मेरी वेबसाइट का ही नाम हो जाएगा, जो भी मेरी वेबसाइट है। तो मैंने प्रॉपर्टी नाम लगा दिया। रिपोर्टिंग टाइम जोन, तो रिपोर्टिंग मुझे इंडिया के हिसाब से चाहिए, सो आई विल सेलेक्ट इंडिया हियर। एंड करेंसी मुझे इंडियन रुपीस की देखनी है, तो INR सेट करूंगा। एडवांस्ड ऑप्शंस की एक लिंक है यहाँ पे, बट उसके अंदर कुछ खास है नहीं। लेट मी शो यू। बस यही एक चीज़ है, क्रिएट अ यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी। एक यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आपको बनाने के लिए यहाँ पे इंसिस्ट किया जा रहा है, बट वी वुड नॉट क्रिएट दैट। बिकॉज दरअसल यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी तब इस्तेमाल होती है जब आपकी कई वेबसाइटें हों और आप सारी वेबसाइटों का एनालिसिस एक ही एनालिटिक्स पैनल में चाहते हो। तो आप यूनिवर्सल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी इनेबल करते हैं, बट फॉर नाउ वी विल कीप इट एज इट इज़। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अभी हमसे पूछ रहे हैं कि इंडस्ट्री की कैटेगरी क्या है, यानी जो मेरी वेबसाइट है वो किस तरह की इंडस्ट्री से रिलेटेड है। सो यहाँ पे बड़ी सारी कैटेगरीज हैं, मुझे उन्हीं में से कोई एक चूज़ करनी होगी। इज़ इट आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट, और इज़ इट ऑटोज एंड व्हीकल्स, or is it beauty and fitness, or is it books and literature, business and industrial, computers and electronics, finance, food and drink, games, health, hobbies and leisure, home and garden, internet and telecom, jobs and education, law and government, news, ऑनलाइन कम्युनिटीज वगैरह वगैरह वगैरह। तो यहाँ मैं सेलेक्ट करूँगा पीपल इन सोसाइटी। और अब बिजनेस साइज की बात हो रही है, लगभग एम्प्लॉयज़ कितने हैं मेरे बिजनेस में। तो आई विल सेलेक्ट मीडियम, 11 से 100 एम्प्लॉयज़। और अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या चेक करना है, क्या क्या मेज़र करना है। तो मुझे कस्टमर एंगेजमेंट मेज़र करनी है, मुझे अपनी वेबसाइट का या ऐप का एक्सपीरियंस ऑप्टिमाइज़ कराना है, या मुझे अलग अलग डिवाइसेस और प्लेटफॉर्म के हिसाब से डेटा मेज़र करना है कि मोबाइल पे ज़्यादा एक्सेस हो रही है वेबसाइट या कंप्यूटर पे ज़्यादा एक्सेस हो रही है। फिर मेरी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करना, वो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि एडवर्टीजमेंट जब करूँगा तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी। इंक्रीज माई कन्वर्जन्स, इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मेजर कंटेंट मोनेटाइजेशन, इट्स ऑल्सो नॉट इम्पॉर्टेंट। एनालाइज माई ऑनलाइन सेल्स, मेजर ऐप इंस्टॉल्स, मेजर लीड जनरेशन एंड अदर्स। तो हमने 3 सेलेक्ट किए हुए हैं, एक और सेलेक्ट कर लेते हैं, एनालाइज माई ऑनलाइन सेल्स, एंड click create. So now if you see, they are giving me a license agreement document which is of multiple pages. They want me to read it and abide to it. So I'll accept it. If I don't accept it, my request will not be considered hereafter. तो मुझे accept करना ही करना है, मैंने कर लिया। So this is like they are asking whether they will
be able to send me emails regarding my वेबसाइट्स परफॉर्मेंस और नॉट। अगर मेरी वेबसाइट का परफॉर्मेंस अच्छा है, बुरा है, ऑन एवरेज है, या इम्प्रूव हुआ है, या डाउनफॉल आया है, तो वो मुझे मेल भेजें या ना भेजें। सजेशंस एंड अपडेट्स के लिए, फीचर अनाउंसमेंट्स के लिए, फीडबैक एंड टेस्टिंग के लिए, गूगल ऑफर्स वगैरह के लिए मुझे ईमेल कम्युनिकेशन करेंगे या नहीं। मैंने सारी चीज़ें ऑन रखी हैं एंड आई जस्ट सेव्ड इट। अब ये मुझे एक पेज पे सेलेक्ट करने को बोल रहे हैं कि मुझे चेक करना किसको है, वेबसाइट को चेक करना है, या एंड्रॉयड ऐप को चेक करना है, या iOS ऐप को चेक करना है। आप जानते हैं iOS ऐप का मतलब है एप्पल के एप्लीकेशंस, एंड्रॉयड ऐप यानी गूगल के एप्लीकेशंस, और वेब का मतलब है कोई भी वेबसाइट। सो फॉर नाउ आई विल सेलेक्ट वेब। अब यहाँ पे मेरी वेबसाइट का URL मांग रहे हैं और मेरी वेबसाइट का नाम मांग रहे हैं इन द नेम ऑफ द स्ट्रीम। तो ठीक है, वेबसाइट का नाम दे देते हैं। Alright, so this is the website URL, stream name, और अब मैं क्रिएट स्ट्रीम पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे फाइनल स्टेज आ गया है जहाँ पे वो मुझे मेरी स्ट्रीम आईडी दिखा रहे हैं, मेरा मेजरमेंट आईडी दिखा रहे हैं, टू व्हाट आई कॉपी एज वेल, एंड फिर यहाँ पे गूगल टैग की बात कर रहे हैं। तो गूगल टैग की बात करने से पहले अगर मैं ऊपर से नीचे तक आपको ये पूरी इंफॉर्मेशन दिखाऊं, सो देयर इज स्ट्रीम डिटेल्स, देयर आर इवेंट्स, एंड देयर आर गूगल टैग्स। तो ये सारा 3 हिस्सों में बटा हुआ जो डिटेल है वो मुझे बता रहा है दैट मेरी वेबसाइट का गूगल एनालिटिक्स जो सेटअप होना था वो सेटअप हो चुका है गूगल के एंड से। अब इसे वेबसाइट में सेटअप होना बाकी है। तो इसके लिए मुझे गूगल की तरफ से एक कोड मिलेगा, एक छोटा सा जावास्क्रिप्ट कोड मिलेगा जिसको मुझे अपनी वेबसाइट के अंदर पेस्ट करना होगा। इंटरेस्टिंग ये है कि जब तक हम गूगल का दिया हुआ वो कोड अपनी वेबसाइट में पेस्ट नहीं कर लेते, हमारी वेबसाइट का कोई भी एनालिटिकल इंफॉर्मेशन गूगल को पहुंचेगा कैसे। सो गूगल विल यूज दैट जावास्क्रिप्ट कोड एज एन इंट्रूडर, एक घुसपैठिए की तरह उसका इस्तेमाल होगा जिसके जरिए गूगल हमारी वेबसाइट की कुछ वाइटल इंफॉर्मेशंस एक्सेस करेगा। और इसमें कुछ गलत भी नहीं है क्योंकि ये करने के लिए हम ही ने गूगल को परमिट किया है। सो इट्स नॉट ऑफेंसिव इन एनी वे। तो ये यहाँ देखने के बाद मैनेज कनेक्टेड साइट टैग्स पे क्लिक करूँ तो मुझे कोई वेबसाइट अभी कनेक्टेड नज़र नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी वो कोड पेस्ट किया भी नहीं है। सो इट जस्ट हैपेंड एंड फॉर नाउ आई विल क्लोज इट। ये बन चुका है। अगर मैं वेब पे जाता हूं तो ये मुझे नज़र आ रहा है। यहाँ मैं इस पे क्लिक करता हूं तो फिर से मुझे वही सारी इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है। तो यहाँ पेज व्यूज मेजर होंगे, स्क्रॉल्स मेजर होंगे, आउटबाउंड क्लिक्स मेजर होंगे, साइट सर्च, वीडियो एंगेजमेंट, फाइल डाउनलोड्स, फॉर्म इंटरेक्शंस, ये सब मेजर होने वाला है। नाउ द कोड दैट गूगल गिव्स अस is
All right. So look at this warning. Data collection is not active for your website. If you installed tags more than 48 hours ago, make sure they are set up correctly. तो अबाउट 48 आवर्स के बाद ही टैग्स इंस्टॉल हो पाएंगे. अदरवाइज अकाउंट सेटअप होते ही डेटा कलेक्शन शुरू नहीं हो जाता. इट्स अ थिंग दैट दे रिक्वायर एटलीस्ट 48 आवर्स टू एक्टिवेट दिस एंटायर सेटअप. तो अब इससे आगे आपको कुछ करना नहीं है. आफ्टर 48 आवर्स यू विल गेट अ कोड टू व्हाट यू कॉपी एंड पेस्ट इन योर वेबसाइट. मैं आपको दिखा देता हूँ वेबसाइट में पेस्ट करना कहाँ पे है. तो डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी वेबसाइट का होस्ट कौन है. मेरी वेबसाइट का होस्ट है होस्टिंगर. तो मैं आपको होस्टिंगर के ज़रिए ये दिखाता हूँ. मैंने अपनी वेबसाइट को होस्टिंगर पे होस्ट किया हुआ है. सो आई लॉग इन टू माई वेबसाइट. क्लिक ऑन गूगल. एंड दिस इज़ द कंट्रोल पैनल ऑफ माई वेबसाइट. तो मैं यहाँ शेयर्ड होस्टिंग के मैनेजमेंट ऑप्शंस में जाऊँगा. यहाँ मुझे फाइल मैनेजर मिलेगा. एंड पब्लिक अंडरस्कोर HTML इज़ द फोल्डर जहाँ पे मेरी पूरी वेबसाइट पड़ी है. In fact, the website that I want to measure there is here. ये सारे पेजेस हैं जिनको मुझे मेजर करना है, जिनकी एनालिसिस मुझे देखनी है. तो अगर मैं इनके कोड दिखाऊं तो ये है इस पर्टिकुलर पेज का कोड जिसका नाम है aboutus.php. aboutus.php. इस फाइल को अगर मैं ओपन करता हूं तो ये मेरा कोड है. यहाँ इस कोड में इस हिस्से को कहते हैं वेबसाइट का हेड पार्ट बिकॉज दिस पार्ट स्टार्ट्स एज हेड टैग एंड इट आल्सो एंड्स एज हेड टैग. तो हेड टैग के खुलने और बंद होने के बीच का पूरा हिस्सा कहलाता है हेड पार्ट. और कोई भी गूगल की दी हुई जावास्क्रिप्ट कोड इसी हेड पार्ट में पेस्ट किया जाता है. सो चूंकि अभी 48 आवर्स तो उस अकाउंट के हुए नहीं जो मैंने सेटअप किया, तो मुझे वहाँ से कोई कोड मिला नहीं है. आई शो यू जो कोड मुझे मिल चुके हैं और जिनको मैं ऑलरेडी सेटअप कर चुका हूँ वो कैसे दिखते हैं. सो दिस इज़ माई मेन वेबसाइट दैट आई हैव ऑलरेडी सेटअप ऑन गूगल एनालिटिक्स. तो मैं इसका aboutus.php खोल के आपको दिखाता हूँ. लुक एट दिस part. If you see, this part is basically a code from gtag.js. G is for Google. Google tag.js is the file and that file is used for Google Analytics. यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट मिल रही है. इनफैक्ट दो स्क्रिप्ट्स मिल रही हैं और ये दोनों स्क्रिप्ट्स मैंने पेस्ट करी हैं अपनी वेबसाइट के हेड पार्ट के खुलने और बंद होने के बीच में. इनफैक्ट एट द वेरी टॉप यानी हेड सेक्शन के अंदर जो सबसे पहला एलिमेंट डाला है वही है मेरा गूगल एनालिटिक्स वाला कोड. यही वो कोड है जो एक घुसपैठिए की तरह मेरी वेबसाइट के अंदर आ गया और अब मेरी वेबसाइट का सारा एनालिटिकल डेटा कलेक्ट करके गूगल के पास ले जाएगा और गूगल उसे मुझे कमाल के ग्राफिकल तरीके से दिखाएगा. डिड यू गेट इट हाउ टू paste the code uh, in our websites. एक और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सिर्फ एक पेज में पेस्ट करने से नहीं होगा. सो इफ यू हैव hundreds of pages in your website and you want all of the pages to be measured correctly, आपको ये कोड हर पेज के हेड पार्ट में पेस्ट करना पड़ेगा. जिस पेज में ये हिस्सा होगा उसी पेज की एनालिसिस गूगल एक्सेस कर पाएगा. इट्स जस्ट एज सिंपल एज दैट.
तो गूगल एनालिटिक्स एक बार सेटअप कर लेने के बाद जब आपको इन्फॉर्मेशन मिलनी शुरू होती है अपनी वेबसाइट के बारे में, तो वो इन्फॉर्मेशन किस टाइप की होती है उस पे बात करते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट हाउ गूगल एनालिटिक्स प्रेजेंट्स द इंफॉर्मेशन टू यू। ये वो एनालिटिक्स है जो मैंने अपनी वेबसाइट के लिए पहले से ही इनेबल कर रखी है ताकि आपको सारे ग्राफ्स सही तरीके से मैं दिखा पाऊँ। ज़ाहिर है कि जो सेटअप मैंने आपके सामने बनाया, इस सेटअप को एक्टिवेट होने में 48 आवर्स एटलीस्ट लगेंगे, तो उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि वेबसाइट पे किस तरीके का यूज़र बिहेवियर है, किस तरीके का यूज़र डेटा है। तो मैंने जो पहले से सेटअप कर रखा है अपनी वेबसाइट के लिए, उसको आपको यहाँ मैं दिखा पा रहा हूँ। So if you see, this is the first graph that shows users, sessions, bounce rate and session duration for the last 7 days. पिछले 7 दिनों में 283 यूजर्स मेरी वेबसाइट पे आए हैं. In the last 7 days, total 283 people have visited my website. और ये 283 लोगों ने कुल 410 सेशंस मेरी वेबसाइट पे क्रिएट किए हैं, यानी 410 बार में ये 283 लोग आए हैं। यानी कहने का मतलब ये हुआ, कोई एक बार आया, कोई 2 बार आया, कोई 10 बार आया, कोई 5 बार आया, तो ऐसे करके 283 लोगों ने कुल मिला के 410 विजिट्स किए हैं मेरी वेबसाइट के। और बाउंस रेट है 55.37% का। 55.3% का बाउंस रेट ये बताता है दैट अबाउट 55% लोग मेरी वेबसाइट पे आए और जल्दी ही दूसरी वेबसाइट पे चले गए। तो 55 टू 45 का रेशियो है। लगभग आधे लोग मेरी वेबसाइट पे आते हैं तो रुकते हैं, और आधे लोग मेरी वेबसाइट पे आने के बाद दूसरी वेबसाइट पे चले जाते हैं। सेशन ड्यूरेशन 2 मिनट्स 39 सेकेंड्स ये दिखाता है कि 2 मिनट 39 सेकेंड ऑन एवरेज वो टाइम है जो लोग मेरी वेबसाइट पे स्पेंड कर रहे हैं। अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है तो ऑन एवरेज 2 मिनट 39 सेकेंड तो रुक रहा है। तो ये है अलग अलग यूज़र डेटा। अगर आप राइट साइड के इस ब्लू पैनल पे देखो तो यहाँ पे एक्टिव यूजर्स ने लास्ट 5 मिनट्स बता रहा है। पिछले 5 मिनट में एक एक्टिव यूजर भी चेक हुआ है, एंड ही इज स्टिल एक्टिव, मतलब वो एक्टिव है, क्योंकि ये ब्लू स्क्रीन का डेटा तुरंत रिफ्रेश होता है। सो इफ दिस पर्सन क्लोजेज माय वेबसाइट, इमीडिएटली यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगा। तो पिछले 5 मिनट्स में एक एक्टिव यूज़र फाइंड आउट हुआ है, और उसने कौन सा पेज खोला हुआ है। लास्ट 30 मिनट्स में सबसे ज़्यादा जो एक्टिव पेज रहा है वो रहा है बस मेमोरी ट्रांसफर डॉट पी एच पी। सो दिस इज़ द पेज फ्रॉम माई सी एस ए ट्यूटोरियल, जिसको आधे घंटे में ज़्यादा देखा गया है। तो यूजर, सेशंस, बाउंस रेट एंड सेशन ड्यूरेशन, ये 4 इंपॉर्टेंट यूजर डेटा, उनका ग्राफ भी आपको नीचे दिख रहा है। दिस ग्राफ इज फॉर यूजर्स सिंस इट इज सेलेक्टेड। If we talk about sessions, then this is sessions, and this is bounce rate, and this is session duration. So ये चारों यूजर डेटा और उनका ग्राफ, ये आप देख सकते हैं। एक्टिव यूजर्स इन लास्ट 5 मिनट जीरो हो गया। इसका मतलब जिसने मेरी वेबसाइट खोली थी उसने बंद कर दी, और टॉप एक्टिव पेजेस में भी नो डेटा अवेलेबल आ गया। तो ये रियल टाइम डेटा है जो आपको नज़र आता है। अब मैं अगर नीचे चलूँ, कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखाऊं, तो मैं यूज़र एक्वायर कर कैसे रहा हूँ, यानी मेरे पास यूज़र्स आ कहाँ से रहे हैं। तो इसके 3 कैटेगराइजेशन है: ट्रैफिक चैनल, सोर्स मीडियम या रेफरल्स। अगर मैं ट्रैफिक चैनल की बात करूं तो यहाँ पिछले 7 दिनों के ग्राफ है। दिस इज फॉर 15th ऑफ नवंबर, दिस इज फॉर 16th ऑफ नवंबर, दिस इज 17, दिस इज 18, 19, 20, 21। तो ये 7 दिनों का डेटा है, इन विच द फर्स्ट बार शोज कि 15 नवंबर को टोटल 57 लोग आए थे मेरी वेबसाइट पे, जिसमें से 50 लोग गूगल सर्च करके आए थे, 5 लोग मेरा यूआरएल टाइप करके आए थे,
और 2 लोग कहीं से क्लिक करके आए थे, किसी वेबसाइट से बैकलिंक पे क्लिक करके आए थे। ऐसे ही अगर 16 नवंबर की बात करें तो 50 लोग आए थे, जिसमें 41 सर्च करके आए थे, 8 डायरेक्ट टाइप करके आए थे और एक किसी दूसरे माध्यम से आया था। 17 ऑफ नवंबर को आप देख रहे हैं कि टोटल 63 लोग आए थे, जिसमें से एक सोशल मीडिया से आया था, या तो फेसबुक ट्विटर कहीं से आया होगा। 9 लोग डायरेक्ट आए थे जिन्होंने यूआरएल टाइप करके वेबसाइट खोली थी, और 53 पीपल केम फ्रॉम गूगल सर्च। सो ये अलग अलग दिनों के ट्रैफिक चैनल्स हैं जो आपको नजर आ रहे हैं कि ट्रैफिक आया कहाँ से। अगर हम सोर्स और मीडियम की बात करें तो यहाँ पे आपको 15 ऑफ नवंबर को ज़्यादा चीज़ों को डिकम्पोज करके बताया जाता है दैट 2 लोग या तो याहू से आए थे या रेफरल से आए थे, 2 लोग बिंग से आए थे, 5 लोग डायरेक्ट आए थे और 48 पीपल केम थ्रू गूगल। सिमिलरली ऑन 16 ऑफ नवंबर 1 लोग अदर तरीके से आए, 3 बिंग से आए, 8 डायरेक्ट आए और 38 गूगल से आए। अकॉर्डिंगली अलग अलग तरीकों से जो लोग आए हैं वेबसाइट पे, उनका एनालिटिकल डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है। सिमिलरली इफ यू गेट इनटू रेफरल्स, we'll be able to understand that on 15th of November 2 people came from specially Yahoo, and on 16th nobody came from these specific referrals। 17th को भी रेफरल से सिर्फ एक बंदा आया who came from quora.com से। और अगर 18 को देखा जाए तो एक यूट्यूब से आया, एक याहू से आया। 19 को रेफरल कोई नहीं था। 20 को रेफरल अगर देखा जाए तो एक था, वो भी फेसबुक से। और 21 को रेफरल एक था, वो भी यूट्यूब से। तो ये है कि मैं अपने यूजर्स एक्वायर कहाँ से कर रहा हूँ। और यहाँ राइट साइड में एक कमाल की चीज़ दिख रही है, ग्रेट वर्क, यू जस्ट हिट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर मंथली यूजर्स। यानी मंथली यूजर्स का मैंने पिछले महीने रिकॉर्ड सेट किया है। पिछले महीने मेरे मंथली यूजर्स रहे हैं 947, जो उसके पिछले महीने के मुकाबले बेहतर है। इसलिए मुझे एक नया रिकॉर्ड बताया जा रहा है दैट फ्रॉम लास्ट टू लास्ट मंथ द मंथली विजिटर्स हैज़ गॉन टू अ न्यू हाइट। तो ये है एक अचीवमेंट। एंड नाउ हाउ आर योर एक्टिव यूजर्स ट्रेंडिंग ओवर टाइम। जो मेरे एक्टिव यूजर्स हैं वो किस तरह से ट्रेंड कर रहे हैं। सो मेरे 30 डे एक्टिव यूजर्स हैं 911, 7 दिन वाले एक्टिव यूजर हैं 283, और सिर्फ एक दिन वाला एक्टिव यूजर है 56। तो इस तरीके से मेरे यूजर्स बटे हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि सिर्फ एक दिन के लिए आते हैं या 7 दिन कम से कम आते जाते रहते हैं, या कम से कम 30 दिन आते जाते रहते हैं। 30 दिन वाले ज़्यादा हैं, 7 दिन वाले कम हैं, एक दिन वाले बहुत कम हैं। ऐसे ही अगर मैं यूज़र रिटेंशन की बात करूं कि यूज़र्स रिटेन कैसे हो रहे हैं, रिटेन का मतलब होता है वेबसाइट पे रुकना, टाइम बाय टाइम, वीक बाय वीक, मंथ बाय मंथ, वेबसाइट पे कितने लोग रुक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस हफ्ते अगर मेरी वेबसाइट पे 100 लोग आए तो अगले हफ्ते क्या उनमें कुछ कम हुए। ट्रेंड ये कहते हैं कि वीक बाय वीक संख्या कम होती है, नए लोग भले ही आ जाएं बट पुराने लोग कम आते हैं। और ये इसी तरीके से चलता रहता है। सो इफ आई अचीव्ड 100 visitors in the first month, my second month would be somewhere around 80 to 85 visitors from those who came in the first week। तो पहले वीक में जो 100 लोग आए उनमें से 85 लोग दूसरे वीक तक आएंगे, उनमें से कुछ 60-65 लोग तीसरे वीक तक आएंगे, उनमें से कुछ 40-50 लोग आपके चौथे वीक तक आएंगे, उनमें से 10-20 ही ऐसे रहेंगे जो वीक 5 तक रुकेंगे। तो ये एक ट्रेंड है जो चलता रहेगा। यहाँ पे आप वही देख रहे हैं दैट इन वीक 0, यानी कि जो पहला वीक है, कोई भी वीक हो सकता है ये,
और पिछले 6 हफ्तों की बात हो रही है, तो पिछले 6 हफ्तों का जो पहला वीक था वो आज से देखा जाए तो 6 हफ्ते पीछे का जो वीक था उसकी बात हो रही है। तो उस वीक 0 में जो 9 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक था, जितने भी लोग आए थे वो रिवील नहीं किया गया है, आप देख सकते हो कितने लोग आए थे। तो जितने भी लोग आए थे उनका यूजर काउंट 200, या उसका यूजर काउंट है 283। एंड इफ दैट इज 100%, वो लोग दूसरे वीक तक 4.8% रह गए, तीसरे वीक तक 4.1%, चौथे वीक तक 3.3%, पांचवें वीक तक चौथे वीक तक 2.4% एंड पांचवें वीक तक 2.5%। बट अगर मैं इसको ओवरऑल देखूं, ये जो चीज दिख रही है ये तो आपको वीक बाय वीक दिख रही है, अगर ओवरऑल देखूं तो पहले हफ्ते में 100%, सेकेंड वीक में 7%, थर्ड ऑनवर्ड्स 7% रहा है, फोर्थ से ये 3% हो गया है, और फिफ्थ में भी 3%, सॉरी इट्स 2%। तो जितने भी लोग यहाँ पहले हफ्ते आए वो हफ्ते बाय हफ्ते कैसे घटते गए वही आप देख रहे हैं। अगर हम 16 से 22 अक्टूबर की बात करें तो पिछले 6 हफ्तों में ये पिछला पांचवा हफ्ता था। तो पिछला पांचवा हफ्ता था तो उसके पास परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 5 ही हफ्ते हैं ना। ऐसे ही अगर इस हफ्ते की बात करें तो ये आज से देखा जाए पीछे तो चौथा हफ्ता है। तो इस हफ्ते के पास अपनी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए 4 ही हफ्ते थे, इसलिए 4 आपको कॉलम नजर आ रहे हैं। सो दिस वे it is calculated that how many people stayed on your website even after week by week. uh, Moving on, and here is the graph where you see when do your users visit, मेरे users ज़्यादातर किस टाइम पे विजिट करते हैं। तो कौन सा टाइम होता है जब मेरे ज़्यादा विजिटर्स वेबसाइट पे होते हैं। यहाँ पे आपको एक 2 डायमेंशनल ग्राफ दिख रहा है जिसमें एक्स कॉलम पे लिखा है टाइमिंग और वाई पे लिखा है डेज। तो आप इनका क्रॉस करके और ज़्यादा डार्क वाले बॉक्सेस चेक करिए। अगर देखा जाए डार्केस्ट तो वो है 24, जो हुआ है मंडे को 3 बजे दोपहर में। मंडे को 3 बजे दोपहर में 24 यूजर्स थे, और उसके बाद कहीं कहीं पे 19, कहीं कहीं पे 20, कहीं कहीं पे 21, 22, 23 वगैरह भी नजर आ रहे हैं। तो ये है यूजर्स बाय टाइम ऑफ द डे, और यहां बात करेंगे सेशंस बाय कंट्री की। तो आप देखें कि इंडिया से पिछले हफ्ते यानी पिछले पूरे 7 दिनों में इंडिया से टोटल विजिटर्स आए हैं 385 फ्रॉम नवंबर 15 टू नवंबर 21 इन द लास्ट 7 डेज। और कुछ और भी जगहों से आए हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान, वहाँ से एक विजिटर आया है, ओमान से एक विजिटर आया है, केन्या से एक विजिटर आया है, जिम्बाब्वे से एक विजिटर है, टर्की से एक विजिटर है, फ्रांस से एक विजिटर है, इटली से एक है, यूनाइटेड किंगडम से एक है, यूएसए से एक है। तो ये दिखाता है कि अलग अलग देशों से विजिटर्स आए हुए हैं। अगर मैं स्पेसिफिकली क्लिक करूं तो उस शहर तक तो जा ही सकता हूं जहां से ये विजिटर्स आए हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं टर्की की बात करूं तो मैं टर्की पे टैप करूं, लोकेशन ओवरव्यू करूं, तो मुझे ये ग्रेटर डिटेल में लेके जाता है। यहाँ पूरा मैप देख रहे हैं जिसमें आप टर्की पे क्लिक करेंगे तो टर्की के अंदर एक खास एरिया दिखाया जा रहा है, इस्तांबुल, विच इज द कैपिटल ऑफ टर्की। इस्तांबुल पे क्लिक करें, आपको शहर का नाम बता रहे हैं कि यहां से ट्रैफिक आया है। अकॉर्डिंगली
Similarly, if I click on the France button, it will show me a specific area, ब्रिटानी ब्रिटानी से भी ट्रैफिक आया है, which is in फ्रांस. So that shows कि अगर आप उन लोकेशन ओवरव्यू या ओवरव्यू बटन्स पे क्लिक करें तो और ज़्यादा ग्रेटर डिटेल में आप जा सकते हैं. So that was the second last graph for you to understand. इसके बाद दो और चीज़ें हैं, उनको भी जान लेते हैं. Yeah, so this was the sessions by country graph, and now this is sessions by device. तो डिवाइस वाइज देखा जाए, मोबाइल, डेस्कटॉप और टैबलेट तीन हिस्सों में बांटा है. 61% ऑफ ऑल माई विजिटर्स visit my website on their phones. 38.8% visitors visit the website through their desktop machines, including the laptop machines as well. And 0.2% users visit my website using their tablets. So this is what sessions by device is all about. और अब मैं नीचे आऊं तो यहाँ पे हमें बता रहे हैं कि कौन से पेजेस ज़्यादा विजिट हो रहे हैं. व्हाट पेजेस डू योर यूजर्स विजिट. तो मेरे यूजर्स इंटरप्ट साइकिल डॉट पी को ज़्यादा विजिट कर रहे हैं. सो इन द लास्ट 7 days अकेले इस पेज के 220 व्यू हुए हैं. अगर ट्यूटोरियल्स पेज की बात करें तो ट्यूटोरियल्स डॉट पी 88 व्यूज़ इसके काउंट हुए हैं. बस मेमोरी ट्रांसफ़र तो इसके 67 पेज व्यूज़ काउंट हुए हैं. फिर ये है मेरा होम पेज, और सॉरी, दिस इज़ माय होम पेज और इसके 63 व्यूज़ काउंट हुए हैं. अबाउट अस डॉट पी 42, सी एस एस इंट्रोडक्शन 42, कॉन्टैक्टस 40, एच टी एम एल इंट्रो 34, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर 31 और सी एस एस इंडेक्स 31. सो ये सारे मेरे पेजेस हैं जो एक ऑर्डरली वे में लिखे हैं और बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा से कम की तरफ आते हुए कौन कौन से पेज व्यूज़ हैं. सो ऑल इन ऑल दिस वाज द एंटायर गूगल एनालिटिक्स दैट गूगल प्रेजेंट्स टू यू. अब अगर आप ऑडियंस ओवरव्यू पे क्लिक करो यहाँ, या एक्विजिशन रिपोर्ट पे क्लिक करो यहाँ, मोर इनसाइट्स पे क्लिक करो यहाँ, कोहॉर्ट एनालिसिस रिपोर्ट, एक्टिव यूजर्स रिपोर्ट, लोकेशन ओवरव्यू, मोबाइल ओवरव्यू एंड पेज रिपोर्ट, ये सारे वो ग्राफ्स हैं जो आपको दिखाए जा रहे हैं. अगर मैं पेज रिपोर्ट को थोड़ा डिटेल करके दिखाऊं, it's taking a little longer. Well, the resource is not available. Please try again later. I think वो रिसोर्स अभी इनके पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए वो दिखा नहीं पा रहे. तो हमने सारे ग्राफ देख तो लिए. मैं एक बार क्विकली आपको फिर से रिवाइज करके दिखा देता हूँ. इफ़ यू सी, एक और एक्टिव यूज़र अभी ऐड हो गया है. किसी और ने मेरी वेबसाइट अभी जस्ट खोली है और वो कंप्लीट कंप्यूटर डिस्क्रिप्शन वाला पेज पढ़ रहा है. So this is like user acquisition graph. This is sort of achievement of the maximum users in the last month. This is how my users are actively trending over time, and this is how I retain my users week after week. This is how crowdy is the
is the environment when my users be on on my website, or I would say be online using our tutorials. सेशंस बाय कंट्री ये दिखा रहा है कि अलग अलग देशों से क्या ट्रैफिक आ रहा है. सो ब्राज़ील से आ रहा है, यूएसए से आ रहा है, इंग्लैंड से आ रहा है, फ्रांस से आ रहा है, इटली से आ रहा है. This is from Turkey, from I would say, yeah, it's Italy and France, from Pakistan, from Oman, from Kenya, and from Zimbabwe, and India तो obviously. तो ये आपको दिखाता है कि अलग अलग हिस्सों से जो ट्रैफिक आया है. सेशंस बाय डिवाइस ये दिखाता है कि कौन सी डिवाइस से ज़्यादा सेशंस बने हैं, मोबाइल पे ज़्यादा देखी गई है वेबसाइट या डेस्कटॉप लैपटॉप पे. इससे ये समझ में आ जाता है कि मेरी वेबसाइट का मोबाइल व्यू बेहतर है या डेस्कटॉप व्यू बेहतर है. अगर मोबाइल व्यू बेहतर नहीं होता तो मोबाइल पे मेरी वेबसाइट ज़्यादा नहीं देखी जाती, लेकिन मैंने अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाया है. इट लुक्स एज गुड ऑन मोबाइल फ़ोन एज इट लुक्स ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप मशीन्स एज वेल. टैबलेट यूजर्स बड़े कम हैं, और प्रॉब्लम इसलिए कम है क्योंकि टैबलेट का मार्केट भी अब धीरे धीरे डाउन हो रहा है. एंड द लास्ट थिंग इज़ व्हाट योर पेजेस डू योर यूजर्स विजिट. तो ये मेरे सारे पेजेस हैं जो ज़्यादा विजिट हुए हैं इन द लास्ट 7 days. अगर अगले 7 दिनों में कुछ पेजेस नए ऐसे आते हैं जो ज़्यादा विजिट किए जाएं तो वो उसमें ऐड होंगे, बट ये सारे फिलहाल वो पेजेस हैं जो ज़्यादा विजिट किए जा रहे हैं. So now it's all over. I'll take you back to the content. और हमने जाना वेब एनालिटिक्स क्या चीज़ है. हमने ये समझा that what exactly is web analytics and how is it broken down into different categories. अलग अलग डाटा हमें दिखता क्या है वेब एनालिटिक्स में. पहला डाटा जो दिखता है वो है ऑडियंस डेटा, जिसमें ये सारा डाटा था. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट. फिर हमें दिखता है ऑडियंस बिहेवियर, जो इस तरीके से नज़र आता है. फिर हमें दिखता है कैंपेन डेटा, जो हमें इस तरीके से नज़र आता है. एंड देन गूगल एनालिटिक्स. गूगल एनालिटिक्स कैसे सेटअप होता है, उसकी डिटेल्स. एंड फाइनली ग्राफ्स. तो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर वो सारे स्क्रीनशॉट्स रखे हैं जो मैंने गूगल एनालिटिक्स से ही उठाए हैं, ताकि आप यहीं से देख के इनको समझ पाएँ. वैसे इनको समझने के लिए आसान तरीका यही है कि आप किसी लाइव वेबसाइट का एनालिटिक्स देखें, जैसा मैंने आपको दिखाया. ये है यूज़र रिटेंशन, ये है व्हेन डू योर यूजर्स विजिट. द नेक्स्ट ग्राफ इज अबाउट सेशंस बाय कंट्री. अलग अलग देशों से क्या क्या ट्रैफिक आया है वो आप देख सकते हैं. एंड देन सेशंस बाय डिवाइस. सो द लेसन हैज कम टू एन एंड नाउ. अब जैसा कि आपको बताया, गूगल एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए अपनी वेबसाइट की पूरी एनालिसिस की जा सकती है इन अ ग्रेटर डिटेल. आपको उसके लिए analytics.google.com पे जाना होता है, स्टार्ट मेजरिंग बटन पे क्लिक करना होता है. जो जो इन्फॉर्मेशन वो मांगता चला जाए वो इन्फॉर्मेशन समझदारी से आपको प्रोवाइड करनी होती है. एंड फाइनली वो आपको लास्ट स्टेप पे एक 4 से 6 लाइन का गूगल कोड, जावास्क्रिप्ट गूगल कोड आपको देता है. उस कोड को आपको अपनी वेबसाइट के हर उस पेज में पेस्ट करनी होती है जिस जिस पेज पे आप एनालिसिस चाहते हैं. तो जिस जिस पेज की एनालिसिस चाहते हैं उस पेज पे आपको वो कोड डालना पड़ेगा. और कहाँ डालना होगा? हेड पार्ट के अंदर डालना होगा, प्रॉब्ली द फर्स्ट पार्ट इन हेड सेक्शन. एंड 48 आवर्स इंतज़ार करिए, आपकी वेबसाइट का डाटा जैसे ही मिलना शुरू होगा, analytics.google.com पे आपका डाटा ग्राफिकली नज़र आना शुरू हो जाएगा. So this is how web analytics is set up. And now in the next class we'll talk about search traffic and search engine optimization key
थोड़ी आगे की चीज़ें जिसमें स्पेशली रैंकिंग भी शामिल है, इंडेक्सिंग भी शामिल है. So the next chapter is also very important as far as SEO is concerned. Uh, Now at this point in time, this lesson has now finished. So if you have any doubts, you may ask. आपको कोई doubts हो तो आप पूछ सकते हैं. Otherwise आप leave भी कर सकते हैं. It's all over now. Do you have any questions?